हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जो कि जैन से दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग के क्वेश्चन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। In case if you have any doubt or in case if you want any improvement, let us know by mentioning it on the comment section. अगर वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसका नाम है हर टाइम EMI ऑन टाइम, हर टाइम EMI ऑन टाइम, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है और ये किसने स्टार्ट किया है? बजाज फाइनेंस ने। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव, SMB साथी उत्सव जो कि सपोर्ट करेगा स्मॉल बिजनेसेस को। नेक्स्ट फैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आपने नाम सुना होगा OECD ने फोरकास्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 6.9% होगी। CRE8 जो कि इंडिया का सबसे पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है। रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स ये लॉन्च किसने किया है? कॉइनस्विच ने। ऑलवेज रिमेंबर, आपने अगर पैटर्न देखा होगा तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे का एग्जाम हो, RO ARO हो या फिर आप PSC का एग्जाम दे रहे हो, जब भी फर्स्ट होता है कोई भी चीज़ें तो फर्स्ट वाला हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, CRE8 इंडिया का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है, लॉन्च किया है कॉइनस्विच ने। नेक्स्ट फैक्ट है रिसेंटली रशिया ने सप्लाई किया है न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। तो इसमें दो फैक्ट है, एक तो पहली बात किसने सप्लाई किया है और दूसरा कुंदमकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कौन से स्टेट पे है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है उससे रिलेटेड है। तो क्रूड ऑयल सप्लायर में देखिए ये वाला जो फैक्ट है कि रशिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर था फॉर द मंथ ऑफ May 2022। हाउएवर अगर हम एवरेज चेक करें अप्रैल से लेकर नवंबर तक, जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का वो अभी भी इराक है, सेकेंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है एंड थर्ड नंबर पे रशिया है एंड फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पे UAE है। तो ये फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर मई के मंथ का पूछेगा तो फॉर द मंथ ऑफ मई सऊदी अरेबिया थर्ड हो गया था। हाउएवर अगर हम अप्रैल नवंबर और अभी नवंबर की करंट बात करें तो इराक फर्स्ट है, सेकेंड सऊदी है, थर्ड रशिया एंड फोर्थ UAE है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड। तो पहला है कि जो फिक्की है, फिक्की ने इंडिया की ग्रोथ को 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेट किया है 7%। फिक्की का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पूछा है प्रीवियस ईयर में, दोनों फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अदानी ग्रुप जो है उसने अक्वायर किया है अंबुजा सीमेंट्स एंड ACC लिमिटेड फॉर $10.5 बिलियन, अदानी ग्रुप ने, ठीक है। 30 मिनट्स एक्सप्रेस कार लोन किसने लॉन्च किया है? 30 मिनट में एक्सप्रेस कार लोन कौन देगा? HDFC बैंक। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट है न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन बिकेम द 100th यूनिकॉर्न इन इंडिया। 100th यूनिकॉर्न, देखिए 100 के बाद में अभी 107 एंड 108 है, तो 100 से लेके जो रिसेंट होने वाला है, जब जो भी आपका एग्जाम होगा उसकी लिस्ट आप ध्यान में रखिएगा। बट 100th है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है वो वाली कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू है $1 बिलियन से ऊपर, जिसकी मार्केट वैल्यू है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। 100 तो ये थी, 101 फिजिक्स वाला है ना, 102 पर्पल, 103 लीड स्क्वाड, 104 वन कार्ड एंड 105 5 वायर। ये है हमारे यूनिकॉर्न, बट जो 100th है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू NASSCOM बाय 2025 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर इंडिया ने इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया तो इंडिया की GDP बढ़ सकती है $500 बिलियन तक, अगर AI को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज किया तो। किसने बोला है ये? NASSCOM ने बोला है।
प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर मेंस लिखेंगे पीएससी का तो ये कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स से। तो फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन टिन 2.0 प्लेटफॉर्म। टिन 2.0 प्लेटफॉर्म बेसिकली एक नया टैक्स प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे कौन सा वैसा पहला बैंक है जिसने अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ऐसा पहला बैंक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी फर्स्ट की बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर दैट। टिन 2.0 जो है वो प्लेटफॉर्म है ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक न्यू टैक्स प्लेटफॉर्म है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला गया है। पहला बैंक फेडरल बैंक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? ये एक टाइटल है ना, कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ये रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? तो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर डेटा को अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया का जो गिग वर्कफोर्स है इट विल एक्सपैंड टू 2.35 करोड़ बाय 2029-30। अब हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी किसको बोलते हैं? तो गिग इकोनॉमी बेसिकली एक फ्री मार्केट है जिसमें इंडिविजुअल वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या उसकी टेम्परेरी जॉब होती है, या फिर वो फ्रीलांसर होता है। एग्जाम्पल फ्रीलांसर है ना, टेम्परेरी जॉब होती है, कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब करते हैं उसको गिग वर्कर बोलते हैं। 2020-21 में 7.7 मिलियन वर्कर हमारे कंट्री में एंगेज थे गिग इकोनॉमी में। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब फाउंड हुआ था? 1 जनवरी 2015। आज भी ये क्वेश्चन रेलिवेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगेन रेलिवेंट क्वेश्चन है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है। करेंटली इसका सीईओ कौन है? तो परमेश्वरम अय्यर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ में जो नया वाइस चेयरमैन बना है नीति आयोग का, उनका नाम है सुमन बेरी। अगला सवाल है, कौन से बैंक ने नया कैंपेन लॉन्च किया है विजिल आंटी टू हेल्प टैकल साइबर फ्रॉड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ, जो करंट सीईओ है वो है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या है टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमी में? किसके लिए? डिजिटल करेंसी ओनरशिप इन 2021। सो टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज फॉर डिजिटल करेंसी ओनरशिप इन 2021, इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 7वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहला रैंक किसका है? तो इसमें टॉप किया है डिजिटल करेंसी में यूक्रेन, सेकेंड है रशिया। दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, तो आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो ईजी हो जाएगा। यूक्रेन के बाद में सेकेंड रशिया। इंडिया 7वें नंबर पे है। इसको लॉन्च कौन करता है? UNCTAD, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी, ठीक है। इन 2021 डिजिटल करेंसी ओनरशिप इसका टाइटल है रिपोर्ट का। और इंडिया में 7.3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ओन अ डिजिटल करेंसी। मेंस में आप इस डेटा को लिख सकते हैं कि ओनली लेस देन 10% जो है वो डिजिटल करेंसी ओन करते हैं। उसके बाद भी इंडिया 7वें नंबर पे है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये 2-3 साल से इंडिया की रैंकिंग 1 है। तो किस कंट्री ने हाईएस्ट रेमिटेंसेस रिसीव किया है 2021 में? तो ये है इंडिया। 2-3 साल से हमारी रैंकिंग टॉप 1 में है और हमारे बाद चाइना है। और अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा $billion का डिफरेंस है। तो इसलिए ये रिपोर्ट कौन निकालता है? फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हेल्थ ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट रिलीज्ड बाय WHO। टॉप रेमिटेंसेस रेसिपिएंट कौन था? तो ये है इंडिया, सेकेंड चाइना एंड थर्ड मैक्सिको। रेमिटेंसेस किसको बोलते हैं? तो मनी ट्रांसफर्ड बाय फॉरेन वर्कर इन हिज और हर ओन कंट्री। तो देखिए हम में से कोई भी, हम सिटीजन है, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में काम करने को जाते हैं और जो भी हमारी अर्निंग होगी तो हम अपने घर में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जो अमाउंट, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया गोइंग आउटसाइड टू वर्क एंड जो अमाउंट को ट्रांसफ़र करता है, वहाँ की जो अर्निंग होती है उसे हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। और इंडिया नंबर 1 का रेमिटेंसेस रेसिपिएंट है, बहुत साल से है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है।
अगला सवाल है, कौन सी कंपनी है भारत की जो कि 107वीं यूनिकॉर्न बनी है? कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 टाटा एमजी। एंड अगर ये लिस्ट को इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इसमें से जो 100th है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो बाकी जो नाम है वो मैच द फॉलोइंग करके कभी भी आ सकता है। सारे कंपनियों के नाम आप ध्यान में रखिएगा। 100 नंबर पे है यूनिकॉर्न जिसका नाम है नियो बैंक स्टार्टअप ओपन। ओपन वॉज द 100th वन। फिजिक्स वाला 101, पर्पल 102, लीड स्क्वायर्ड 103, वन कार्ड 104, 105th रैंक में है 5 वायर, 106 में है शिप रॉकेट एंड 107 में है टाटा 1mg। सवाल है, हु जॉइंड आरबीआईज अकाउंट अग्रीगेटर फ्रेमवर्क टू बूस्ट फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम? फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम के लिए आरबीआई के खाता अग्रीगेटर फ्रेमवर्क को कौन शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेबी। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो अकाउंट अग्रीगेटर है ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? आरबीआई ने। पहला तो ये वाला फैक्ट है। दूसरा वाला फैक्ट है कि किसने ज्वाइन किया है आरबीआई को? तो आरबीआई को ज्वाइन करने वाला है सेबी। ठीक है, सबसे पहला कौन था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम को ज्वाइन किया था। और अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? सेबी ने। अब बताती हूँ कि अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है। तो देखिए, ये एक डेटा शेयरिंग सिस्टम है जिसमें कस्टमर का डेटा जो इन लोग जितने भी बैंक ज्वाइन करेंगे वो कस्टमर का जो डेटा है वो शेयर कर लेंगे। इससे होगा ये कि एग्जाम्पल, अगर किसी ए बंदे ने, पर्सन ए ने लोन लिया है एसबीआई से लोन लिया है, और इस पर्सन ए ने एसबीआई का लोन डिफॉल्ट कर दिया, और एसबीआई भी अकाउंट एग्रीगेटर को ज्वाइन किया है और यूनियन बैंक ने भी अकाउंट एग्रीगेटर को ज्वाइन किया है। अब ये बंदा धोखे से पहुंच जाता है यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक जब ये पहुंचता है तो यूनियन बैंक से जब वो लोन लेगा, और अगर यूनियन बैंक और एसबीआई दोनों ही अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को ज्वाइन किए हैं, तो यूनियन बैंक क्या करेगा? अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम पे जाके इस पर्सन ए का सारा इंफॉर्मेशन, सारा जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो चेक करेगा। और जब वो चेक करेगा तो यूनियन बैंक विल कम टू नो कि जो ए है इसने एसबीआई का ऑलरेडी किसी न किसी तरीके का लोन को डिफॉल्ट किया है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो एनपीए वाली प्रॉब्लम थी ना हमारी, वो सॉल्व करने का वन ऑफ द स्टेप है। तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम बेसिकली कस्टमर का डेटा शेयरिंग सिस्टम है। आपको बस इतना याद रखना है, कस्टमर का डेटा सारे लोग शेयर करेंगे, उतना आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बैंक नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरो मनी फॉर सेकेंड टाइम? दूसरी बार ये हुआ है। यूरो मनी ने वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक किसको घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी डीबीएस को। डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ये एमएसएमई का बैंक है, और इसको ये पर्टिकुलर जो रैंकिंग है ये रिकग्नाइज किसने किया है? यूरो मनी ने, जो कि एक यूके से बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी फॉर 2022। तो ये है ऑप्शन नंबर बी 6.4%। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी एग्जाम में आप देखेंगे कि वो यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछ लिया है, किसी एग्जाम में फिक्की के बारे में पूछ लिया है। तो कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की ग्रोथ को क्या प्रिडिक्ट करते हैं, इसकी बस एक बार आप लिस्ट बना लीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले इसको देख के जाइएगा ताकि आपको वो डेटा याद रहे। देखिए, कुछ चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, डेटा को लंबे समय तक याद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए जब भी नंबर अगर आप पढ़े, परसेंट पढ़े, रैंकिंग पढ़े, तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज आप करेंगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आप करेक्ट मार्क करेंगे। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन था, यूनाइटेड नेशन ने कितना किया है? 6.4। फिक्की ने कितना किया है? 7%। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम एमपीसी भी बोलते हैं, उन्होंने कितना किया है? 7.2। एडीबी जो फिलीपींस में जिसका हेडक्वार्टर है उसने भी 7.2 किया है। बाकी का लिस्ट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है? 7.5। आईएमएफ ने कितना किया है? 7.4।
ADB में 7.2, मूडी ने 5.2, RBI ने 7.2 एंड इकोनॉमिक सर्वे ने 8 to 8.5%। सवाल है किस संगठन ने द ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक ने। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक है जो ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट को निकालता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके अलावा इसमें जो की फाइंडिंग्स है वो है कि जो अकाउंट ओनरशिप है पहले 50% थी, अब 76% हो गई है। किसकी? ग्लोबल अडल्ट पॉपुलेशन है ना, पहले 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास में अकाउंट ओनरशिप थी, अभी 76% ग्लोबल अडल्ट पॉपुलेशन के पास में है। साथ में ही मोस्ट ऑफ द न्यूली अकाउंट ओपन ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया एंड चाइना में। 24% ऑफ द अडल्ट आर अनबैंक ग्लोबली विदाउट एन अकाउंट। 24% ऐसे हैं जिसके पास में अकाउंट नहीं है। ऑफकोर्स इसको 100 से माइनस किया तो यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट ये इंक्रीज हो चुका है कोविड के बाद। ऑफकोर्स ये भी एक फैक्ट है जो कि अगर ऑप्शन में आया तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 और 22 के ईयर का बोल रहा है। इस ईयर में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? तो ये था USA। इस साल का भी आप अपडेटेड देख के जाइएगा जब एग्जाम के पहले। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2021 एंड 22 वाले साल का बोल रहे हैं। 2022 एंड 23 वाले साल का डेटा अभी आना है, ठीक है। तो इसमें जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर USA था, USA के बाद में चाइना और उसके बाद में UAE एंड सऊदी अरब, ठीक है। US और इंडिया का जो ट्रेडिंग बायलैटरल ट्रेड था वो था 119 बिलियन डॉलर्स का, 119.42 बिलियन डॉलर, जिसमें से एक्सपोर्ट है 76.11 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट था 43.31 बिलियन डॉलर्स। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है USA को लेकर, बट चाइना के साथ में हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट होता है। हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है चाइना के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक विल बिकम द फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी? कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी के कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगा? तो ये है सबसे पहला, इसका ऑप्शन है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया था? ब्रिक्स ने, ब्रिक्स कंट्री ने मिलके 2015 में इसे बनाया था। एंड गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। NDB का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसमें चार न्यू मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड इजिप्ट ने अभी ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अनवील्ड पेमेंट विजन 2025? ठीक है, किस बैंक ने भुगतान विजन पेमेंट विजन 2025 का अनावरण किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RBI ने। पेमेंट विजन, तो ये समझ लीजिए RBI ने एक विजन निकाला है 2025 तक हमें अचीव करना है। इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड एवरी यूजर सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। इसका थीम याद रखिए 4E है, 4E इसका थीम है और उस 4E का जो फुल फॉर्म है वो है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ठीक है, RBI का गोल क्या है कि 3 टाइम्स करना है, ट्रिपल करना है क्या? नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, इंक्रीज करना है PPI दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करना है 150% और 220% इंक्रीज करना है डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल। याद रखिएगा पेमेंट विजन 2025 RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट डिजिटल साथी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। डिजिटल साथी को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, RBI। डिजिटल साथी फॉर डिजिटल पेमेंट इंक्वायरी टोल फ्री नंबर है ये, इस पे आप कर सकते हो। 24/7 की हेल्पलाइन है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए। RBI फाउंड कब हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और करंट गवर्नर है शशिकांत दास। ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में हाईएस्ट FDI रिसीव किया है। हाईएस्ट FDI एनुअल इनफ्लो हुआ है, तो कितने बिलियन डॉलर का हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 $83.57 बिलियन का।
और ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि ये पूरे स्लाइड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है अभी भी रेलेवेंट है। इस साल के एंड तक जो भी आएगा उसमें भी ये क्वेश्चन रेलेवेंट है। तो सबसे पहला कितना मैक्सिमम एफडीआई कहाँ से आया है? तो मैक्सिमम एफडीआई सिंगापुर से आया है 27%, फॉलोड बाय यूएसए जो कि 18%, मॉरिशस 16%। सबसे ज़्यादा किस सेक्टर पे आया है? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, मैक्सिमम एफडीआई 25% हमें रिसीव हुआ है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रिसीव हुआ है? तो सबसे ज़्यादा रिसीव हुआ है कर्नाटका में, उसके बाद में महाराष्ट्र एंड देन दिल्ली। एफडीआई किसको बोलते हैं? तो इंडिविजुअल या फिर कंपनी फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट इनटू अनदर कंट्री। कोई दूसरी कंट्री की कंपनी या इंडिविजुअल हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है लॉन्ग टर्म, तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका ऑप्शन है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। अब देखिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि यहाँ पे सारे एमडी और सीईओ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक का, उसे हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। यूको बैंक का कौन है? सोम शंकर प्रसाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी कौन है? आलोक कुमार चौधरी। फेडरल बैंक का श्याम श्रीनिवासन। एचडीएफसी का, इसको हमने पहले भी देखा है, शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई का है संदीप बख्शी। आईडीएफसी का है वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक का है अमिताभ चौधरी और बंधन बैंक का है चंद्रशेखर घोष। ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा है और आज भी रेलेवेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स कंटिन्यू टू रिमेन एज DSIB, DSIBs है ना? तो ये कौन है? ऑल ऑफ द अबव। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तीनों बैंक जो हैं अभी भी सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक हैं। तो रिसेंटली आरबीआई ने बोला है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DSIBs। देखिए ये बैंक ऐसे होते हैं जो कि कंसिडर करा जाता है किसी भी नेशन या किसी भी इकोनॉमी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक। अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी फेल होता है ना, तो इट इज़ टू बिग टू फेल बोलते हैं। जो एसएफ बैंक्स होते हैं ना, दे आर टू बिग टू फेल। अगर इनमें से कोई भी एक बैंक फेल होता है या फिर एनपीए को मैनेज नहीं कर पाता है, तो वो फेलियर पूरे कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो आप डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक को भी ध्यान में रखिएगा और इस तीनों बैंक के लिस्ट को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु विल सेटअप द न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट टू पुश इनोवेशन? तो इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किसने स्टार्ट किया है? तो आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर बी। इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक, ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रमोट करेगा इनोवेशन को इन फिनटेक सेक्टर। सेटअप बाय आरबीआई, जिसके हेड है अजय कुमार चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। किसने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एनपीसीआई के आईटी रिसोर्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीटी बोलते हैं ना। तो मीटी ने डिक्लेयर किया है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एनपीसीआई का जो आईटी रिसोर्स है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर है। और सीआईआई हम किसको घोषित करते हैं, किस सेक्शन के अंडर? तो हम घोषित करते हैं सेक्शन 70 आईटी एक्ट 2000 के तहत। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट मीन्स harm to this infrastructure can impact national security, economy and public health और safety। तो देखिए यही काइंड ऑफ डीसिब है, बट डीसिब सिर्फ इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, बट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो इकोनॉमी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इम्पैक्ट करता है। दोनों के बीच थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लिस्ट को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन ई ब्रोकिंग? ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी। ई ब्रोकिंग क्या होता है? इट विल अलाउ कस्टमर्स टू ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी इन लाइन विद द बैंक्स डिजिटाइजेशन मिशन।
तो कस्टमर यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोल सकता है। जो स्टॉक मार्केट में हम जब भी परचेज एंड सेल करते हैं तो हमको डीमैट अकाउंट लगता है ना, तो वो जो ई ब्रोकिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। अगला सवाल है, इंडिया ने बैन किया है एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन। तो इंडिया ने बैन किया है एक्सपोर्ट ऑफ वीट, गेहूं को बैन किया है। इंडिया बैन वीट एक्सपोर्ट, सीवियर हीट वेव आया है अफेक्टिंग वीट का प्रोडक्शन। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, एंड सेकंड है इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो कितने बिलियन डॉलर्स देगा टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। तो टोटल मिला के 30 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक देने वाला है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को लेकर। To address the food security crisis, World Bank announces $30 billion financing in existing and new product. वर्ल्ड बैंक कब फाउंड हुआ था? 1944 को, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला सवाल है, व्हेन इज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो प्रेजेंट कब होता है पार्लियामेंट में। अ वर्किंग डे बिफोर द बजट, अ वर्किंग डे आफ्टर द बजट, अ वीक बिफोर द बजट और अ मंथ बिफोर द बजट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अगर आपको पता होगा तो कमेंट करिए, अदरवाइज गूगल में आंसर सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सो दैट आंसर देने से क्या होता है, अगर आप कमेंट में आंसर देते हो तो एटलीस्ट इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आपको देना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है। जिस चीज़ों को मैंने स्क्रीनशॉट मारने बोला है उसे ध्यान में रखिएगा। नंबर्स जो हैं, रैंकिंग जो है, जो भी फर्स्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आखिरी समय पे एग्जाम के 2-3 दिन पहले एक जगह पे लिख के रखिए और ज़रूर रिवाइज करिएगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, इससे हम एनकरेज होंगे एंड वी विल ब्रिंग more videos to you. And one more thing, Telegram channel को आप ज्वाइन कर सकते हैं in case if you need PDF for this lecture.